टॉप स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट में बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करें, जिसमें पहला प्रश्न है, मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन काल में प्रेरक पेशी तथा संज्ञानात्मक कार्यक्षेत्र में नए कार्य सीखने तथा कंस्ट्रक्ट रखने में सक्षम है। कारण है, अतिवंचित बाल्यावस्था में परिणाम को उत्तरकालीन वर्षों में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा, जिसमें अभी कथन सत्य है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि कारण में अतिवंचित बाल्यावस्था के परिणाम को उत्तरकालीन वर्षों में आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, इसलिए आंसर सी सही है। सो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए हमेशा इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे जो आपको C10 में अच्छे अंक लाने में सहयोग प्रदान करेंगे। सो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरण किस विकास सिद्धांत की व्याख्या करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यह जो उदाहरण है, बाल विकास सरल पथ पर नहीं चलता है, वह पीछे लौटकर फिर आगे बढ़ता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बी होगा। सर्पिल वृद्धि का सिद्धांत में बाल विकास सरल पथ पर नहीं चलता है, वह पीछे लौटकर फिर आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न है, कई माता पिता ने लोकप्रिय कार्टून शो शिनचैन तथा शिनचैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, क्योंकि उनके बच्चे मुख्य किरदार के उद्दंड व्यवहार की नकल कर रहे थे। यह दर्शाता है कि देश समाजीकरण की महत्वपूर्ण संस्था है। तो इसका आंसर ये सही होगा, मीडिया। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ होता है शिक्षा में नई तकनीकी का विकास होना। तो इस क्वेश्चन का भाव है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह सी होगा। इसमें विभिन्न विधियों के माध्यम से प्रायोगिक शिक्षण तथा मूल्यांकन निहित है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे ने निम्नलिखित में से किस विकासात्मक अवस्था अनुक्रम को प्रस्ताव दिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह बी होगा। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। विकासात्मक अवस्था का जो अनुक्रम है, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, यही विकासात्मक अवस्था का अनुक्रम जीन पियाजे ने प्रस्ताव दिया। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार उत्तर बच्चों द्वारा केवल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में दिया गया। तो इसका आंसर बी सही होगा। यदि ए बी से बड़ा और बी सी से बड़ा है, तब ए तथा सी के बीच क्या संबंध है। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। यदि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, और ए तथा सी के बीच क्या संबंध है। अगला प्रश्न है, ले वायुगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है। ले वायुगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में जो कारक है, जो प्रभावित करने वाला कारक है, वह सामाजिक अन्योन्यक्रिया, सांस्कृतिक उपकरण एवं भाषा है, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। जो प्रभावित करने वाला कारक है। अगला प्रश्न है, ले वायुगोत्स्की के अनुसार जब शिक्षक बच्चे के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार बच्चे को विस्तारित सहायता में समायोजन करता है, तो इसका आंसर होगा मचान बांधना।
अगला प्रश्न है, बच्चे का नैतिक विकास, आपसी संबंध बनाए रखना। गोल्डन रूल का तात्पर्य उस अवस्था से है जहां बच्चों दूसरे को प्रसन्न करना तथा उनकी मदद करना चाहता है, इसलिए इसका आंसर ये सही होगा। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर ने क्या प्रस्तावित किया, इसका आंसर डी होगा। बुद्धि में विभिन्न प्रकार के मानवीय क्षमताएं समावेशित है। यह जो है हावर्ड गार्डनर ने कहा। अगला प्रश्न है, विभिन्न टेलीविजन विज्ञापनों में पुरुष तथा महिलाओं को रूढ़िवादी भूमिकाओं में दिखाया गया है। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में इस मुद्दे पर किस प्रकार चर्चा करना चाहिए, इसका आंसर बी होगा। उन्हें विद्यार्थियों को इसका समालोचनात्मक विश्लेषण करने तथा तर्कपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में उन्हें विद्यार्थी को इसका समालोचनात्मक विश्लेषण करने तथा तर्कपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक तथा भाषा विकास के संदर्भ में किसने कहा कि विचार भाषा से पहले आता है, तो वह महान वैज्ञानिक जीन पियाजे ने कहा, इसलिए इसका आंसर ये सही होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही VVI है जो हमेशा सीटेट में पूछा जाता है। संज्ञानात्मक तथा भाषा विकास के संदर्भ में किसने कहा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP द्वारा किए गए प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का कहना है, कौन सा कथन गलत है, तो ये देखना है। तो इसका आंसर बी होगा। NEP 2020 में रचनात्मक से योगात्मक मूल्यांकन में स्थानांतरण का प्रस्ताव है, यह गलत है। यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसका वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को किस प्रकार की विविधताओं का सम्मान करना चाहिए। क्या कक्षा में विद्यार्थी को निरूपित करने के लिए मंद, शिक्षार्थी, मेधावी तथा औसत शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए, इसलिए इसका बी आंसर सही होगा। नहीं, ये शब्द योग्यता के आधार पर बच्चों को चिन्हित करते हैं तथा गैर समावेशी है। यह जो शब्द है यह समावेशी शब्द नहीं है, योग्यता के आधार पर यह गैर समावेशी शब्द है जो बच्चों को चिन्हित करते हैं, इसलिए इसका बी आंसर सही है। हमें कभी भी किसी भी विद्यार्थी को मंद शिक्षार्थी या मेधावी शिक्षार्थी शब्द का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को किस
प्रकार की विविधताओं का सम्मान करना चाहिए और अपनी कक्षा में समाविष्ट करना चाहिए। तो इसका आंसर बी होगा सामाजिक सांस्कृतिक। सामाजिक संस्कृति का हमेशा शिक्षक को सम्मान करना चाहिए और उसे अपनी कक्षा में समाविष्ट करना चाहिए, अर्थात लागू करना भी चाहिए। अगला प्रश्न है, मूर्ति कक्षा 4 का एक छात्र है, वह केवल कक्षा 1 के छात्र के स्तर पर पढ़ सकने में सक्षम है। उसे ध्वनियों को मिलाने, शब्दों को स्पेलिंग और वर्णों को पढ़ने में परेशानी होती है। मूर्ति किस विशेषताएं को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा सी, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है पढ़ने में परेशानी को निर्देशित करते हैं और ध्वनि को मिलाने, शब्दों को स्पेलिंग और वर्णों को पढ़ने में परेशानी या कठिनाई होना डिसलेक्सिया कहलाता है। डिसलेक्सिया के अंतर्गत ये परेशानी आते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में रचनात्मक बच्चे को पहचान सकता है। एक अच्छा शिक्षक जो है अपनी कक्षा में रचनात्मक बच्चे को पहचान सकता है। तो इसका आंसर होगा सी, उसके सोचने की नवाचार शैली से। कोई भी शिक्षक किसी विद्यार्थी के सोचने की नवाचार शैली से उनके रचनात्मक बच्चे को पहचान कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस व्यवहार की प्राथमिक विशेषताएं आवेगशीलता, अवधान विस्तृति की अनुपस्थिति, चंचलता, लंबे समय तक बैठने में असमर्थता है? तो ये इसका जो आंसर होगा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी विकार। इस विकार के अंतर्गत चंचलता, लंबे समय तक बैठने में असमर्थता एवं अवधान विस्तृति संबंधित समस्या उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन समावेशन को बढ़ावा नहीं देती है? कौन सा ऐसा रणनीति है जिसमें समावेशन को बढ़ावा नहीं देती है? समावेशन का अर्थ होता है सभी के लिए शिक्षा, सभी जाति धर्म के लिए समान शिक्षा ही समावेशन कहलाता है। और ऐसा कौन सा रणनीति है जो समावेशन का बढ़ावा नहीं देती है? तो इसका आंसर होगा सी, मेरिट आधारित सम्मोहन। मेरिट के आधार पर बच्चों का समावेशन करना, मेरिट के आधार पर समूह बनाना, ये समावेशन को बढ़ावा नहीं देते हैं, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिभाशाली छात्र की विशेषता नहीं है? इसका आंसर डी होगा, एक ही कार्य को कई बार दोहराने की इच्छा। जो एक काम को बार बार करते हैं वो प्रतिभाशाली छात्र की विशेषता नहीं है। प्रतिभाशाली छात्र एक कार्य को बार बार नहीं दोहराते हैं या नहीं दोहराने की इच्छा रखते हैं, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को कक्षा प्रबंधन रणनीतियों को नियोजित करना चाहिए जो इस पर ध्यान केंद्रित करती है। एक शिक्षक को कक्षा प्रबंधन रणनीतियों को नियोजित करना चाहिए जो इस पर ध्यान केंद्रित करती है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह एक शिक्षक को कक्षा प्रबंधन रणनीतियों को नियोजित करना चाहिए जो इस पर ध्यान केंद्रित करता है। आखिर यह जो ध्यान किस पर केंद्रित करता है? यह ध्यान जो है आत्मचिंतन के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में
वैचारिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावशाली रणनीति कौन सी है, सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी है? इसका आंसर सी होगा। विभिन्न उदाहरण और गैर उदाहरण देना और छात्रों को तर्क का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। उदाहरण या गैर उदाहरण के माध्यम एवं तर्क का उपयोग कर प्रोत्साहित करना यह प्रभावी शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण में शामिल है। आखिर प्रभावी शिक्षण में कौन कौन से शामिल है? तो इसका आंसर बी होगा। छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं की देखभाल करना। दूसरा, पाठ्यचर्या को अनुकूल बनाना और छात्रों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना। तीसरा, सहकर्मी अन्योन्य क्रिया के लिए लचीला सम्मोहन। ये तीनों कथन प्रभावी शिक्षण में शामिल है। अगला प्रश्न है, रेखा ने स्थलाकृतियों और नदियों वाला भारत एक मानचित्र अपने छात्रों को दिया था और उन्हें इसमें प्रमुख शहरों के स्थान के बारे में अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षण अधिगम के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है? शिक्षण अधिगम के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है, अन्वेषी अधिगम। अन्वेषी का अर्थ होता है कि किसी नया चीज़ों का खोज करना। अगला प्रश्न है, एक अवधारणा और उसकी उप अवधारणाओं को एक श्रेणीबद्ध और परस्पर संबंध तरीके से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर सी होगा, रेखा चित्रीय व्यवस्थापक कहलाता है एक अवधारणा को, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कई शैक्षिक रिपोर्टें खुलासा कर रही है कि छात्र उपेक्षित सीखने के स्तर से खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अंतर को समझने के लिए विश्लेषण की पहली इकाई होनी चाहिए। विश्लेषण की पहली इकाई क्या होना चाहिए? वह होना चाहिए प्रणाली, इसलिए इसका आंसर ए सही होगा। कई शैक्षिक रिपोर्ट खुलासा कर रही है कि छात्र अपेक्षित सीखने के स्तर से खराब प्रदर्शन कर रहे हैं और इस अंतर को समझने के लिए विश्लेषण की पहली इकाई जो होते हैं वह प्रणाली है, इसलिए इसका ये आंसर सही है। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए बच्चों का अंतर्भूत अभिप्रेरणा बढ़ता है जब उनका अधिगम वातावरण उनके अपनेपन की भावना और एजेंसी की बढ़ावा देता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी भावना सार्थक अधिगम की प्रक्रिया को सुगम बनाती है? आखिर ऐसा कौन सा भावना है जो अधिगम की प्रक्रिया को, तो भावना होगा जिज्ञासा, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चों को उनके द्वारा निर्मित सरल या सहज सिद्धांतों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। कारण है, सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व धारणाओं के साथ शुरुआत करते हैं और ये अवधारणाएं विद्यालयों में उनकी समझ को प्रभावित करती है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। दोनों ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, सामाजिक रचनावादी कक्षा में किन कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए? सामाजिक रचनावादी कक्षा में जो कार्य पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए वह है